नाजरीन आदाब, प्रोग्राम बात से बात निकली का एक और ताज़ा शुमारा लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन मोहतरम, आज हमारे स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है एक बहुत ही मशहूर और मारूफ अदाकार, फनकार, हिदायतकार, पेशकार जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब गुल रियाज साहब की। गुल रियाज साहब, आपका खैर मकदम करते हैं हमारे शो पर। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने मुझे इस शो में दावत दी है। जी गुल रियाज साहब, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस फन से आपकी दोस्ती कैसी हुई, कैसे आप इस फील्ड में आए? एक्चुअली मुझे ये जो एक्टिंग का कीड़ा है बचपन से ही था। जी। मैं बचपन में ही ये तय किया था कि मैं एक एक्टर बनूंगा। तो शुरुआत वैसे हुई। इनफैक्ट मेरे मामू थे, वो कहते थे मैं आपको, आप ग्रेजुएशन करो, मैं आपको FTI भेज दूंगा, नो वरी, हम आपको इसी फील्ड में भेजेंगे। अच्छा। लेकिन फिर टेलीविज़न यहाँ पे था, हम यहाँ के सीरियल्स देखते थे, यहाँ पे एक्टर्स देखते थे, उससे थोड़ा और वो बढ़ गया था कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो मैं इधर आ गया, मैंने बच्चों का प्रोग्राम उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, उसके साथ यूथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जी। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई है। अच्छा। तो उस तरीके से आपका वो शौक जो है वो बढ़ गया। जी। उसके बाद मुझे प्लेज में यहाँ पे छोटे छोटे रोल्स मिलना शुरू हो गए, तो उससे मेरा और वो बढ़ गया कि नहीं, अब मुझे इसमें करना ही है, अब मुझे ये करना है। साहब, इस फील्ड में जब आप आए, जब आपने कहा घर पे कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो घर से कैसा सपोर्ट था? घर में सपोर्ट करते थे, पेरेंट्स सपोर्ट करते थे? एक्चुअली शुरू में तो नहीं। जब तक ये बच्चों का प्रोग्राम था तब तक तो ठीक था, क्योंकि मैं पढ़ता भी था। उसके बाद मुझे क्या हुआ, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला नॉमिनेशन के थ्रू। मेरे बड़े भैया भी इंजीनियर थे, तो उसके बाद मुझे भी मिला। मैंने साफ इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे कोई जॉब वॉब नहीं करना है। अच्छा जी। तो मेरे पापा ने कहा नहीं, इसको भांड बनना है, ये कुछ नहीं करेगा, इसको भांड ही बनना है। अच्छा, अच्छा। तो उसने कहा मेरे से बात मत करो आप। तो दैट वाज, बट जो मेरी मामा थी वो मुझे सपोर्ट करती थी। अच्छा। तो कहती थी आप करो करो। अच्छा। दैट वाज। तो रियाज साहब, आप मुझे ये बताइए कि जब आप इस फील्ड में आए तो कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह आपने किया कि डायरेक्टली आपने वो बच्चों के प्रोग्राम में आकर आप इस फील्ड के साथ जुड़े? एक्चुअली यहाँ पे जब 90s में यहाँ थिएटर वेटर सारे बंद हो गए थे, तो यहाँ पे दूरदर्शन में एक स्कीम थी, यहाँ पे स्टेज प्लेज होते थे। अच्छा जी। तो मैंने स्टेज प्लेज में काम शुरू किया। थिएटर जो होते, थिएटर प्लेज यहाँ स्टूडियो में ही रिकॉर्ड होते थे। तो मैंने शुरुआत उधर से की। लेकिन असल में मैंने फिर 2007 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक थिएटर वर्कशॉप था 45 डेज का, जिसके डायरेक्टर MK रैना जी थे। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। जब मैंने उसमें अप्लाई किया तो रैना साहब मुझे जानते थे। उसने मुझे कहा, बुलाया दूसरे दिन, बोला ओए तू यहाँ क्या करने आया? तू तो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, तुझे यहाँ करने की क्या जरूरत है? कहीं तुझे सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं सर, मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम है, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल। कहा ऐसा तो नहीं है कि आप सर्टिफिकेट के लिए आए हो? मैंने कहा नहीं सर, मैं सच में ये कोर्स करना चाहता हूँ। अच्छा। कहा आपको यहाँ 8 बजे आना है, 5 बजे निकलना है। अच्छा। रोज, और कोई बंक नहीं चलेगा। तो जब हमने वो किया, कोर्स किया, तो हम 8 बजे जाते थे और 6:30 बजे वापस आते थे। एंड देन दैट आई क्वालिफाइड विद A-Top। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से दैट वाज 1.5 month। दैट वाज द बिग वर्कशॉप जो हमने किया। लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उससे मैंने लाइफ में, उस थिएटर से लाइफ के साथ भी रिलेट होता है, लाइफ में या एक्टिंग में, डायरेक्शन में। हमें फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स भी कराया गया था, उसमें बहुत कुछ सीखा मुझे। पहले हम ऐसे देखते थे, तो उसमें हमने ये दिखाया गया कि अब आप ऐसे देखो, नजर सामने है तो ये भी दिखना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए। सच में वैसा हुआ जी। तो अगर हम इसी कोर्स की बात करें, अगर बाहर की हम बात करें, तो वो तो 2-3 सालों में वो कोर्स करते हैं, आपने बस 1.5 महीने में कर दिया? हमें उन्होंने कहा था कि ये लोग जो आप करने जा रहे हो 1.5 महीने में करने जा रहे हो, 3 साल का कोर्स है। तो लेकिन आपको ये 1.5 महीने में करना है, अब आपको देखना है आप कैसे करोगे। जो फैकल्टी वहां से आई थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, उन्होंने कहा हम अपने बकेट्स खाली लेके आए हैं। अच्छा। और जो आपके पास है वो हम उसमें डाल के लेके जाएंगे। अब हमने ये देखना है कि आप अपने बकेट्स यहाँ से खाली ले जाओगे कि भर के ले जाओगे। हाँ जी। तो थैंक गॉड
हमने वहाँ बहुत सीखा, बहुत मेहनत भी बहुत आपने मेहनत करी की, होगी। बहुत मेहनत की और बहुत सीखा। और एम के रैना जी के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो मेरे इस बारे में मेंटर है, तो उन्होंने ही बहुत तो सिखाया। ये जानना चाहेंगे कि ड्रामा आर्टिस्ट से फिल्म मेकर बनना, ये सफर कैसा रहा? एक्चुअली ये सफर कैसे आपने तय किया? एक्चुअली मैं मतलब मेरा मेन एम तो एक्टर ही था। मैं चाहता था मैं एक्टिंग में ही थोड़ा सा नाम वाम कमाऊं। एक्टिंग में मुझे ज़्यादा पैशन मेरा एक्टिंग ही है। तो लेकिन जब मैं यहाँ आया तो रोल्स छोटे मोटे मिलने लगे, अपने हिसाब से नहीं मिलते थे। अच्छा जो मैं चाहता था मैं इस तरह का रोल करूं। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना एक अपनी प्रोडक्शन शुरू करी जाए। जी। देन आई स्टार्टेड माई प्रोडक्शंस। मैंने अपनी प्रोडक्शन शुरू की। उसके बाद प्रोडक्शन जब शुरू की तो मुझे डायरेक्टर हायर करने पड़े। डायरेक्टर के साथ मैंने क्या किया, मैं अपनी प्रोडक्शन में स्पॉट बॉय भी खुद होता था। अच्छा, और असिस्टेंट भी खुद होता था। माशाल्लाह। मैं ये चाहता था कि मैं सीखूं, डायरेक्शन सीखूं, क्योंकि एक एक्टर के लिए एक डायरेक्टर जो मतलब सोचता है वो एक्टर सब कुछ उसमें होता है। जी। अब जब मैंने पहला अपना प्रोडक्ट एक डायरेक्ट किया, कुछ शॉर्ट फिल्में थी और कुछ सॉन्ग्स थे, हमने दिल्ली में शूट किया था। तो एडिटिंग यहाँ थी नहीं, तो हम वहीं पे एडिटिंग में चले गए। तो वहाँ पे जब एडिटर्स थे वो कह रहे थे भाई ये जो आपने शूट तो किया है, यहाँ पे जंप्स बहुत है, इसको मैं क्या करूँ। तो मुझे ये समझ आया कि एडिटिंग का सीखना बहुत जरूरी है, एडिटिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है एक डायरेक्टर के लिए। फिर मैंने साथ साथ एडिटिंग भी सीखी। अच्छा जी। तो एडिटिंग मैंने लीनियर से, जैसे लो बैंड था, फिर हाई बैंड था, फिर बीटा आया, उसके बाद डीवीसी प्रो, उसके बाद हम लोग लीनियर पे आ गए, नॉन लीनियर पे आ गए। तो मैं सारे एडिटिंग का तो मैंने सीख के करा है। अच्छा, मैंने एक इसमें कोई कोर्स नहीं किया है। अच्छा जी। तो ये अपना शौक ही होता है कि आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं और आप एडिटिंग में भी एक मास्टर ही माने जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेहनत जो है, कहते हैं कि मेहनत ही है जो रंग लाती है और सब्र का फल मीठा होता है, तो वैसा ही आपने किया है माशाल्लाह। तो रियाज साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों ने गुल रियाज को कब पहचाना, कब रिकॉग्नाइज हुए गुल रियाज? एक्चुअली सीरियल्स यहाँ पे मैंने बहुत सारे किए, सॉन्ग्स बहुत सारा किया, लोग नोटिस तो करते थे। लेकिन मैंने एक सीरियल किया था, आई थिंक इट वाज 2001, गुल बकावली। अच्छा जी। गुल बकावली किया, उसमें कुछ वो अरबियन नाइट्स पैटर्न का सीरियल था, जैसे अलिफ लैला है उसी पैटर्न का था। उसमें कुछ कार्पेट वापेट था, जिन परियां थी, वो उड़ाना था कार्पेट, जिनका साइज बड़ा लार्ज। उसमें एनिमेशन का बहुत ये काम था, वो मैंने जो एनिमेशन है बाहरी सारी करवाई थी। तो वो जो सीरियल है वो बहुत पॉपुलर हुआ। मतलब अगर मैं कहीं भी किसी भी गाँव चले जाऊँ, वहाँ मुझे लोग जानते उसी नाम से, गुल बकावली आपने किया था। तो दैट वाज वन। उसके बाद मैंने 2003 में एक और सीरियल किया था, पहाड़ी सीरियल धारे। वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। उसका ये हुआ था कि उसका फिर दूरदर्शन ने मुझे कहा था कि आप इसकी एक फिल्म बना के दे दीजिए। मैंने उसकी एक 1.5-2 घंटे की फिल्म बनाई थी, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर के एक फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की गई थी। और जो धारे था वो दूरदर्शन में 2004 आई थिंक 3-4 में अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हुआ था। तो दिस वाज मतलब पहला जो मुझे रिकॉग्निशन मिला था, दैट वाज दीज 2 सीरियल्स। अच्छा जी। तो बात अगर करेंगे गुल की, जो आपकी एक बहुत ही मशहूर, जिससे आप हम जानते हैं, आप सब आपको पहचानते हैं, तो उस बारे में जरा कुछ बताइए। एक्चुअली 2012-13 के बाद थोड़ा सा काम दूरदर्शन की तरफ से थोड़ा सा कम हो गया था। कुछ हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कुछ साल काम नहीं रहता। तो मैंने एक नूशा साहब की शॉर्ट स्टोरी थी, वो मैंने एक सीरीज की थी, इधर के लिए की थी, दूरदर्शन के लिए की थी, डॉक्यू सीरीज। तो उसमें एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, रात का सूरज। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो मतलब छू गई थी, मेरे मन को छू गई थी वो। जब मैंने वो पढ़ी, सच में उसको पढ़ते ही रोना आ जाता है। तो मैंने कहा अगर इस पे एक फिल्म बनाते हैं और अगर किसी छोटे से फेस्टिवल में चलेगी तो मैं भी कहूँगा कल मैंने एक फिल्म बनाई। मेरा एक सपना है कि मैं फिल्म बनाऊँ। मैंने क्या किया, मैंने 2-3 राइटर्स से बात करी। मैंने कहा मेरे पास ये है शॉर्ट स्टोरी, क्या आप इस पे मतलब उसको एडेप्टेशन करेंगे, मैं इस पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, शॉर्ट फिल्म। तो बट कुछ टाइम लेके उन्होंने मतलब अपना वहाँ से कोल्ड शोल्डर ही दिखाए। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना खुद करूं इस पे काम। तो मैंने खुद कलम उठाया और मैंने उस पे खुद स्क्रीन प्ले उसका पहले लिखा। लिखने के बाद बहुत बार मैंने, दैट वाज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, बहुत बार इम्प्रोवाइजेशन होती रही। भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को
कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। होती रही। फाइनली जब मुझे लगा अब ये स्क्रिप्ट तैयार है तो मैंने ज़मीर शाही साहब को अप्रोच किया। मैंने कहा ज़मीर साहब, ये मैं एक फिल्म करना चाहता हूँ, तो आप इसमें ये रोल करेंगे चौकीदार, इसमें एक कैरेक्टर है चौकीदार, क्या करेंगे? उन्होंने कहा पहले मैं पढ़ूंगा। बोला लिखा किसने? मैंने कहा मैंने लिखा। मैं बोला मैं पढ़ूंगा पहले। तो नेक्स्ट डे वो मुझे मिले, बोला ये तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, ये तो अवार्ड के लिए जा सकता है, इसको अवार्ड मिल सकता है। मैं एनकरेज हो गया। मैंने कहा फिर शूटिंग करेंगे। बोला मुझे हफ्ता भर बताना, पहले बताना। हमने वो शूट किया लगभग इन 3 सीजन्स। टोटल 3 दिन का शूट है, लेकिन अलग अलग 3 सीजन में शूट किया। तो शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में उसमें 5-6 महीना लगा। तो उसमें मैंने बहुत सारे जो यहाँ पे लोग हैं उनको बुलाया, मेरे दोस्त हैं, उनको बोला देखो इसमें से आप नुक्स निकालो, क्रिटिसाइज करो, क्या प्रॉब्लम लगती है आपको। उन्होंने देखी तो फिल्म तैयार हुई। फिल्म तैयार हुई तो मैंने फेस्टिवल में भेज दी। पहले मैंने वो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेज दी। अच्छा जी। तो उसके बाद यहाँ एक्चुअली उसका एक अहम ये पार्ट ये भी है, 2014 में यहाँ फ्लड भी आया था। मेरा जो स्टूडियो है वो फ्लड में सारा चला गया। और जो भी मेरा सॉफ्टवेयर था वो उड़ गया था। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने ये वाला जो हार्ड डिस्क है, जो डेटा था इस फिल्म का, ये मेरे अपने पास था। अच्छा जी। और मेरे घर पे भी फ्लड आया था, वहां पे मैंने कुछ नहीं बचाया। मैंने बस ये फिल्म उठा के अपने इसमें डाल दी, बैग में डाल दी कि ये फिल्म बची। ये सब कुछ है, सब कुछ बचा। लैपटॉप पानी में चला गया, उसको निकाला, लेकिन ये बच गया, ये हार्ड ड्राइव बच गई। ये इसका एक ये भी था। तो ऊपर वाले ने करना था, ऐसा तो हो गया। फिर ये फिल्म कोलकाता में अप्रिशिएट की गई, बहुत अप्रिशिएट की गई। उसके बाद ये फिल्म दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चली। तो जिस दिन वहाँ स्क्रीनिंग थी, मैंने अपने एक दोस्त को साथ लिया था। मैंने कहा आज स्क्रीनिंग है, चलो। उसने कहा पता नहीं क्या कराओगे तुम। वो बोला लेकिन मैं सामने नहीं बैठूंगा, मैं डोर के पास बैठूंगा। अच्छा। हम लोग सच में डोर के पास ही बैठे। मैं भी डर गया। मैंने कहा पता नहीं यार, लोग गाली देंगे, क्योंकि फिल्म में लोग ऐसा ही करते हैं कि अगर अच्छी लगी तो बोलेंगे ठीक है, अच्छी नहीं लगेंगे तो सीधा गाली देते हैं। तो मैं देखा कि फिल्म स्क्रीन हो रही है तो लोग उसको शूट कर रहे हैं। अच्छा जी। वो मतलब स्क्रीन पे शूट हो रही थी, चल रही थी, तो उसको शूट कर रहे हैं। उसके बाद बीच में एक साहब उठे, बोला इस फिल्म के साथ कौन है? मैंने कहा मैं हूँ गुल रियाज, मैं इसका डायरेक्टर हूँ। बोला आप जाइएगा नहीं। मेरी शूटिंग स्टार्ट हो गई। मैंने उसने कहा भैया मैं भाग रहा हूँ, मैं रहूंगा नहीं, तुम पता नहीं क्या करोगे। एटलीस्ट जब फिल्म खत्म हो गई वो सारे खड़े हो गए, उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और दे क्लैप। माशाल्लाह। तो फिर मुझे स्टेज पे बुलाया। देन दे आस्क्ड मी टू शेयर द एक्सपीरियंसेस ऑफ द फिल्म, कैसे बनाई, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैंने बताया। और वहाँ फिल्म सिटी से लोग, बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे सपोर्ट देने का वादा किया कि आप आगे चलिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यू वांट फाइनेंशियल सपोर्ट, वट एवर यू वांट वी विल गिव यू। तो उसके बाद फिर इस फिल्म को वहाँ पहला अवार्ड मिला। उस फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिस कैटेगरी में गुल को अवार्ड नहीं मिला। नहीं मिला, बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं कि आई थिंक 14 अवार्ड्स 14 अवार्ड्स है और 24 नॉमिनेशंस है, प्लस 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी है। ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है जी। तो अवार्ड्स, बाकी अवार्ड्स के बारे में आप बताइए कि कैसे उसके बाद फिर उसे अवार्ड्स मिले। बाकी जैसे जिस क्योंकि जहां तक हम जानते हैं आई थिंक इंटरनेशनल अवार्ड्स भी इस फिल्म को मिले। इंटरनेशनल एक तो यूरो फिल्म फेस्टिवल स्पेन में होता है, वहां मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। आउट ऑफ 1600 डायरेक्टर्स मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। और मियां में जो वहाँ पे फेस्टिवल होता है, वहाँ ये फाइनलिस्ट पे चली गई। वहाँ पे फाइनलिस्ट तक जाना बहुत बड़ी बात होती है। जी, बहुत बड़ी बात होती है। और ये हम सभी कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत प्राउड की बात है। तो रियाज साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये फिल्म, जब आप इस फिल्म के लिए अवार्ड मिला, तो ये एक टर्निंग पॉइंट बना कि आप पैरेलल सिनेमा से कमर्शियल सिनेमा की तरफ आए? मैं आपको पहले एक बात बताऊं, जब मैंने उससे पहले मैंने एक टेलीफिल्म की थी डीडी कश्मीर के लिए, सवालों के घेरे में। वो जब मैंने करी तो मुझे एक हमारे दूरदर्शन में ही है, अब नहीं है दूरदर्शन में, दूरदर्शन के ऑफिसर है, बट ही वाज अ ड्रामा डायरेक्टर, राजेश कौल जी। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा जरा तुम मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाई है, मुझे डीवीडी देना इसकी। ही वाज इन दिल्ली।
मैंने डीवीडी दिया उनको। मैंने कहा मैंने अपने हिसाब से कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने उसमें म्यूजिक सब कुछ जो भी है मैंने वो सारा कुछ किया जी। और प्रोडक्शन वैल्यू उसका बहुत हाई था, तो जितना पैसा मिला उतना मैंने उस पर लगा दी। तो उन्हें कहा, मैंने फ़ोन किया शाम को, मैंने कहा सर आपने फिल्म देखी कैसी है? बोला नहीं ऐसे नहीं, कल मिलेंगे, कॉफ़ी पियेंगे तब बात करेंगे। कल जब वो मुझे मिले मैंने बोला सर फिल्म कैसी है? बोला नहीं ये फिल्म नहीं है, ये मुझे लगता है 1.5 घंटे का एक ड्रामा है। अच्छा। ड्रामा आपने अच्छा बनाया है, इसमें फिल्म के इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो मैंने कहा कमी कहाँ से? मुझे अंदर से, मैं आपको सच बताऊंगा इधर, मुझे अंदर से लगा शायद ही इज जेलस, इसको लगा कि इसने फिल्म अच्छी बनाई, सारे तारीफ करे, ये क्यों मुझे कह रहे हैं ऐसे, मुझे ऐसा लगा। बट उनकी बात पे मैंने, जब मैं वापस होटल गया तो मैं उस पर सीरियस लिया उस नोट को, कि उन्होंने क्या बोला, क्या है। और जब मुझे गुल करनी थी, मैंने लगभग उस प्रोसेस को देखने के लिए मैंने 250 फिल्में जो नेशनल अवार्ड विनिंग और इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग है वो मैंने यूट्यूब पे देखी, तब जाके मैंने गुल बनाया। तब जा, क्योंकि फिल्म और टेलीविजन ये दोनों अलग अलग जॉनर्स हैं। तो हम टेलीविजन के लिए जो करते हैं वो अलग है, जो फिल्म का है वो अलग है। तो दैट्स, मतलब फिल्म हम कहते हैं वही कि एक रियल लाइफ को रियल लाइफ में कैप्चर करना, दैट्स फिल्म। तो ड्रामा, तो वही मैंने कहा कि यही एक टर्निंग पॉइंट बना कि आप पैरेलल सिनेमा से कमर्शियल सिनेमा की तरफ मैं अब जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास अभी 2 फिल्में हैं, एक का स्क्रिप्ट फाइनल हो गया है, आई थिंक मार्च से मैं शूट पे, मतलब फ्लोर पे जाऊंगा। तो उसमें मैंने बॉलीवुड के 2-3 एक्टर्स भी लिए हैं। अच्छा, तो नाम मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा। तो और यहाँ के भी लोग हैं, मेन कास्ट, मेजर कास्ट यहीं से है। तो लेकिन 3-4 लोग जो है मेन वो बॉम्बे से है, बॉलीवुड से है। तो वो मैं वैसे कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे जब इस सिनेमा में मुझे लगा कि नहीं इसमें कुछ नाम बना है, तो कमर्शियल में क्यों ना आजमाया जाए। जी बिल्कुल जी। और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपका नाम वहाँ पर भी बनेगा और आपके जरिए हमारे पूरे कश्मीर का नाम होगा इंशाल्लाह। तो बात रही, आपने जैसे कहा कि आप पहले शख्स से अपनी फैमिली से जो इस फील्ड में आए, तो आपके आने के बाद आपके घर वाले आपको माशाल्लाह सपोर्ट तो करते ही होंगे, और अब आपकी फैमिली में कोई है जो इस फील्ड से जुड़ा है? मेरा एक्चुअली जब मैं आया था तो मैंने फिर एक्चुअली जब हम काम करते गए तो मेरे ब्रदर है, 2 ब्रदर्स है मेरे, और तो शाहिद एंड फिरोज एक एडिटिंग में चले गए, और जो मेरे बड़े ब्रदर है वो, मतलब जो उससे बड़े हैं, मेरे मुझसे छोटे ही शाहिद, वो उसको फिल्म से ऑफर मिला, पहले उसको छोटे छोटे रोल मिलने लगे, तो अभी वो बड़े बड़े रोल कर रहा है। अभी वो मतलब उसकी अक्षय कुमार के साथ फिल्म आ रही है सिंड्रेला, उसमें उसका मेजर रोल है। उनका शूट लगभग 1.5 महीना उधर था लंदन में। अच्छा जी। अभी टाइगर 3 में भी उसका मेन विलन है, 2 विलन है, एक क्या नाम है उनका, इमरान हाशमी, और सेकंड पे ये है शाहिद लतीफ। अच्छा जी। तो बहुत सारी वेब सीरीज है उनकी, बहुत सारी चल रहे हैं, तो ही इज डूइंग वेरी गुड। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, और हम चाहेंगे कि हमारे कश्मीर से ऐसे बहुत सारे नौजवान बाहर आए, सामने आए और इस फील्ड में आए, तो सबके लिए बेस्ट ऑफ लक हम कहेंगे। तो रियाज साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में आते आते क्या कोई ऐसा स्ट्रगल आपको करना पड़ा जो अभी भी आप याद करते हैं तो आप सोचते हैं कि ये करना पड़ा, ऐसा करना पड़ा? जब मैं इस फील्ड में आया तो ये फील्ड है, इसमें ये आप कभी नहीं कह सकते हो कि मैंने पहले स्ट्रगल किया था तो मैं इस जगह पे पहुंच गया। तो इस फील्ड में ऐसा है, जैसे हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तब तक वो चलता है, और जब आप दूसरा प्रोजेक्ट लाते हैं उसके लिए फिर से स्टार्ट से करना पड़ता है। आपका स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। जी बिल्कुल, इसमें स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। हाँ, अब इस फील्ड में आप कहते हैं कि किसी जगह पे पहुंचने के लिए कि आप कहीं, जो पहले मैं आया था तो मैंने बहुत सारा कुछ किया है, मतलब जैसे मेरे जूते घिसे वैसे मेरे भाई के नहीं घिसे, क्योंकि उनके पास सारा कुछ तैयार था, तो मेरे घिसे, तो मैं जैसे भी मैं जो भी करता था, जो भी जिसके साथ भी मैं जाता था, असिस्ट करता था, मैं इस चीज से वो। भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार।
2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कभी हिचकिचाता नहीं था कि उसके लिए कुछ भी करना पड़े, काम सेट पे करो, या अभी भी मैं अगर सेट पे हूँ तो कोई काम सेट का काम चल रहा है, हमें सीन करना है सेट पे, जैसे हमें जो सेट की प्रॉप्स है इधर उधर करने, आई विल नॉट वेट फॉर द जो सेट वाले हैं उनका, मैं खुद करता हूँ। माशाल्लाह, मैं उनका वेट नहीं डाउन करता। टू अर्थ हैं आप। वो करना पड़ता है, ये पैशन है ना, ये पैशन है, हम इधर किसी और चीज के लिए नहीं, हमें पैशन की वजह से इधर हूँ। तो गुलफियां साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एज अ एक्टर और एज अ फिल्म मेकर लोग आपको कैसे देखते हैं? अब आपकी मतलब आपका क्या रूब है अब लोगों पर? मुझे लगता है एक्टर तो एज एक्टर मैं कह नहीं सकता हूँ ये लोगों पे है, बट एज फिल्म मेकर मैं हर जगह जाना चाहता हूँ। पहले ये होता था, जैसे भी कहीं पे जाता था मैं, किसी भी प्रेजेंटेशन में या कुछ होता था कुछ, तो वहाँ पे ये कहा जाता था, हाँ जी तो क्या किया आपने? मैं कहता मैंने इतने सारे एपिसोड किए हैं, मैंने ये प्रोड्यूस किया, वो प्रोड्यूस किया, क्या नाम था उस सीरियल का, ऐसे, या क्या नाम था उस फिल्म का, मैं क्या उसका नाम ये था। अच्छा, उनको वो मतलब क्योंकि ये चैनल नेशनल लेवल पे नहीं है, लोग सारे नहीं देखते हैं। अब फर्क ये पड़ा है, अब जब सेम चीज होती है तो कहते हैं अच्छा आपने क्या किया है, क्या, मैं कहा गुल, अच्छा गुल आपने की है, ये फर्क हो गया। तो गुल आपने की है, ओके, तो गुल लगभग सबने, मतलब हिंदुस्तान में पूरे जितने भी स्टेट्स है या यूटीज है, हर जगह गुल रिलीज हुई है, हर जगह पे लोगों ने उसको देखा है, सराहा है जी, तो उसे गुल की वजह से एक पहचान मिली है। हाँ, और अभी आपके जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उससे आपका और नाम हो जाए जी। बहुत तो चलिए गुलरियाज साहब, हम अगर कहें कि आपकी पूरी जिंदगी में आपका एक रोल मॉडल कौन रहा है? रोल मॉडल की अगर हम बात करेंगे। मैंने मतलब एज एन एक्टर अगर हम इधर बात करें, कश्मीर में बात करें, एज एन एक्टर मुझे बचपन में मतलब जब हम छोटे थे तो मैं ज़मीर साहब को देखता था, उनकी शक्ल मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और एज हीरो, एज विलन मुझे बशीर दादा साहब अच्छे लगते थे। बट एज अ मेकर जब बात करते हैं, जो मतलब एक्टर, डायरेक्टर, एडिटर, सब कुछ, मुझे राज कपूर जी बहुत अच्छे लगते थे पहले से। मुझे उनका जो था वो शोमैनशिप थी, वो मुझे बहुत अच्छा, उनकी फिल्में मैंने सारी देखी है, मैंने उनकी कोई फिल्म नहीं मिस की है, मैंने सबका वो मंगाया था डीवीडीज, पहले VHS मंगाए थे मैंने, हर कोई फिल्म, मुझे उनका जो उनकी मेकिंग, उनका सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे घर वाले तब भी कहते थे कि ये पागल हो गया है, इसको पता नहीं, इसको पता भूत चढ़ गया, इसका राज कपूर का भूत चढ़ गया, वो मरा हुआ है और ये पता नहीं इसको क्या हो गया, पागल हो गया है, इसी के साथ पागल हो गया है। क्योंकि उसकी एक फिल्म थी मेरा नाम जोकर, वो 2 कैसेट में थी, वो जब मैंने लगाई थी, पता नहीं वो रात को 1:30 बजे खत्म हो गई थी। मुझे मेरी माँ ने उस दिन इतना कोसा है बोला पता नहीं इसको ये क्या देख रहा है। अच्छा। तो दैट वो एक वो थे, और मनोज कुमार जी और एक फिरोज खान जी। तो ये तीनों में खास बात ये है, ये तीनों एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर है, ये तीनों को मैंने मतलब ये फॉलो किया पहले से। तो बहुत अच्छी बात है, और जिंदगी में कोई ना कोई रोल मॉडल तो जरूर होता ही है, और आपके ये सब रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो अब हम अगर अब बात करें आपके अभी के लाइफ की, तो माशाल्लाह आपकी अपनी फैमिली है, सब है, तो वो अब कौन इस फील्ड में आना चाहते हैं? जैसे कि आपने कहा कि भाई साहब के अलावा अब उनके अलावा कोई और आपको देखकर इस फील्ड में आना चाहते हैं? फील्ड में तो लगभग आजकल ये ऐसा बन गया है कि आज इस मीडियम में सारे लोग मतलब आना चाहते हैं। इनफैक्ट मेरा बेटा है, अभी छोटा है, तो मैं चाहता हूँ मैं उसको लॉन्च करूँ, मैं अपनी मूवी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं उसको ले लूँ, उसको मैंने बोला हुआ है, तो मैंने बोला गेट रेडी, तुमको मैं लॉन्च करने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है, जो मूवी कर रहा हूँ तो मैं उसमें उसको लेना चाहता हूँ। ये मतलब वो जो सपोर्ट की बात है ना, तो आजकल देखिए कैसे चेंज आ गया। आजकल पेरेंट ही चाहते हैं कि उनका बच्चा फील्ड में आए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो रिया साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो हमारे अभी नौजवान हैं जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस रहेगा उनके लिए कि वो इस फील्ड में आए?
देखिए, जैसे एक फिल्म मेकर जो है, फिल्म मेकर इज ए स्टोरी टेलर। एक फिल्म मेकर जो है वो एक स्टोरी टेलर होता है। जो भी स्टोरी है, जो भी उसके पास है, वो थ्रू विजुअल्स वो कहानी बताता है। ठीक है। तो आजकल के अगर कोई भी फिल्म मेकर बनना चाहता है, उसके पास स्मार्टफोन है, वो घर से निकले कुछ भी कैप्चर करेगा, दिन भर, शाम को, रात को, जब भी उसको मौका मिले, और कोई ना कोई अच्छी चीज उसको मिलेगी, उसको फिर असेंबल करेगा। आज तो एडिटिंग उसी में सारे सॉफ्टवेयर आए हैं स्मार्टफोन में, तो उसको असेंबल करके वो एक स्टार्ट कर सकता है। अब अगर कोई एक्टर बनना चाहता है, तो एक्टर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उसको क्या करना है, उसको जितने भी सारे लोग हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू करना है। जी। कोई भी कैरेक्टर मिले उसको, कोई भी लोग मिले, उसको ये देखना कि ये मेरे लिए कैरेक्टर है, उसको उनको ऑब्जर्व करना है। जितना वो उनको ऑब्जर्व करेंगे, कल को उसको वो करने में फायदा मिलेगा। क्योंकि नाउ इट इज वेरी इजी। आप पहले ज़माने में आपको ऑडिशंस के लिए पहुंचना पड़ता था, आप डायरेक्टर तक पहुंच नहीं पाते थे, आप प्रोड्यूसर तक पहुंच नहीं पाते थे। आजकल सारा नेट की वजह से सारा बहुत हो गया, आसान हो गया कि आप अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करते हैं और भेज देते हैं, कहीं भी भेज देते हैं। और आज ये नहीं है कि आप गुड लुकिंग है तो आप एक्टर बनेंगे, आप गुड लुकिंग नहीं है तो आप नहीं बनेंगे। आज लुक्स मैटर नहीं करते। आज वहाँ पे ऑलरेडी जो उनके पास बना होता है, कास्ट लिस्ट बना होता है, कैरेक्टर्स, उनके पास स्केच बने होते हैं। अगर आपका मतलब जो लुक्स, आपके लुक्स है उनको मैच हो गए तो यू आर इन। बाकी डायरेक्टर खुद कर लेते हैं। ये आज बहुत। रियाज साहब, अगर हम देखें तो जैसे आपके टाइम पे आपने बहुत मेहनत करी है इस चीज में, इस फील्ड में आने के लिए, लेकिन आजकल के हमारे नौजवान जो हैं किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि वो डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाए। तो उस बारे में कुछ हमारे यूथ से कुछ आप कहना चाहेंगे? वो दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। एक प्रोसेस है। जब तक आप मतलब सीढ़ी ब सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ेंगे तब तक आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब ये है कि मेहनत बहुत जरूरी है। अगर कोई भी कहीं भी पहुंचता है तो बिना मेहनत के नहीं पहुंच सकता। अगर कोई भी कोई चीज बनाता है, जब तक वो उसमें जेन्युइनली मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ उसमें अपने इनपुट्स ना डाल दे, तब तक वो चीज प्रॉपर नहीं बनेगी और तब तक वो कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल। मैंने अभी एक रिसेंटली हमने एक काम किया, हमने क्या किया, मैंने हबा खातून की एक सीरीज स्टार्ट की ऐसे ही। तो मैंने कहा लेट्स मतलब ये लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं चलेगी नहीं चलेगी। मैंने किया, कुछ आर्टिस्टों को लिया, मैंने कहा भैया इसमें थोड़ा ये इतना नहीं मिलेगा बट आपको थोड़ा सा मैं कर दूंगा इसमें, ये छोटी सी सीरीज है। अब जब मैंने ये सीरीज चलाई, ये बहुत अच्छी चली क्योंकि हमने अपने इनपुट्स तो पूरे डाल दिए, ये बहुत अच्छी चला। अब हम सोच रहे हैं उसको बड़े कैनवास में करने को। इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं इसको बड़े कैनवास में करेंगे। हम इसमें पूरा जो वॉर बैटल था अकबर और उसका यूसुफ शाह चक, वो भी हम दिखा देंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब तक आप पूरी तरह से मेहनत नहीं करेंगे किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। बहुत 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 खूब आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मेहनत के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। रियाज साहब, कई सारी बातें हैं जो अभी भी आपसे करना चाहते हैं लेकिन वक्त की कमी की वजह से मुमकिन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपसे इजाजत चाहेंगे। आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियोज तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम बात से बात निकली। अगले शुमारे में एक नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।